नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में। हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि राजघराने का मुकाबला आस्था से। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव की। विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह हर्रई राजघराने से आते हैं और अब उन्हें मात देने के लिए कांग्रेस ने इसी धाम की, हम बात करें आंचल कुंड धाम की, तो आंचल कुंड धाम की आस्था को अपना अचूक अस्त्र बनाया है। और कांग्रेस ने धाम के महाराज के बेटे धीरन शाह को प्रत्याशी बना करके आदिवासी वोटरों को सहेजने के लिए एक तगड़ा दांव चला है। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के साथ ही अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर के आए पूर्व विधायक कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहां से अपने युवा चेहरे देवीराम उर्फ देवरावेन भलावी पर दांव लगाया है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट आदिवासी बहुल सीट है। यहाँ आदिवासियों का हर्रई राजघराना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आंचल कुंडधाम तीनों से जुड़ाव है। ऐसे में यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। बात है विधानसभा के उपचुनाव में दमखम के साथ उतरने की, क्योंकि ये वो सीट है जहां से कमलेश शाह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2023 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उनके दादा, उनकी माँ भी यहाँ से विधायक रही हैं। उनके परिवार के और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर विद्यमान हैं। लेकिन इस बार कितनी दमखम से उतरेंगे, साथ ही आदिवासी वोटों का यदि बंटवारा होता है तो वो बंटवारा किसके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा है कि जब यहाँ पर चुनाव हुए लोकसभा के, तो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं भलावी, वो लोकसभा में प्रत्याशी थे, तो उनके कारण से 55,000 की जो लीड मिली थी वो इसी सीट से मिली थी और 55,000 वोट उनको मिले थे। तो इस कारण से वो भी दमखम के साथ मैदान में है। बात होती है कि इस बार यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो फायदा किसको है, वोटों का बंटवारा होता है तो वो वोट किसको जाने वाले हैं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आए पूर्व कांग्रेस के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अब अपनी बात कैसे जनता के सामने रख पाएंगे, जब लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने अपनी निष्ठा बदल ली थी, कांग्रेस छोड़कर को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब के लिए चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी। वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करूंगा, समर सिंह आपके पास आना चाहूंगा कि अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है। एक तरफ भलावी हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी, दूसरी तरफ पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक कमलेश शाह। आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कांग्रेस का मुकाबला होने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होने वाला है? जी नमस्कार। जी 2 दिन पहले से हमारी चर्चा पे आपने बोला था कि हम कांग्रेस जो है पिछड़ती जा रही है जी। और हमने हाँ जो बात कही थी आपसे कि हम एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे हाँ जो कि अधर्म से धर्म को लड़ाएगा, हाँ। जीत से सच को लड़ाएगा, हम्म। झूठ को सच से लड़ाएगा, सच्चाई की जो लड़ाई है वो झूठ से करवाएगा। हम्म। और इसी प्रकार जो आदिवासी लोगों के आपने बात कही कि जी। आदिवासी बहुल वो एरिया है, हाँ। तो हमने वहां से एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है हम्म। जो कि अचल कुंड से संबंध रखता है, जिसका परिवार सीधे तरीके से अचल कुंड से संबंध रखता है, जो हाँ। युवा है और अच्छा कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। समर सिंह जी, सवाल इसी पर अब खड़े हो बात रहे हैं, आती है। सवाल इसी पर खड़े हो रहे हैं कि आंचल कुंड से ही प्रत्याशी क्यों? यहां आस्था का सहारा लिया गया, धर्म का सहारा लिया गया है, क्योंकि वहां के आदिवासियों की आस्था जो है वो आंचल कुंड से है, इसलिए वो वोट आपको मिल जाए, इसलिए सहारा लिया गया है। देखिए, धीरेन्द्र शाह पूर्व में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, हम्म। प्रत्याशी बनने से पहले, हम्म। तो वो एक प्रत्याशी के रूप में हम उनको देख रहे हैं, हम उनको धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ। ये तो आप मानिए कि एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में उनकी एक और पहचान ये है कि वो स्वयं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी लंबे समय से हम्म। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। तो ये बात है सर। ठीक है। बात ये है कि हम जानते थे कि आदिवासी चेहरा लाना आवश्यकता थी वहाँ पर, हाँ क्योंकि पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है हाँ और जिस प्रकार से 20 साल से बीजेपी आदिवासियों की जमीन को, जिसको आदिवासी अपनी माँ मानता है, हाँ। अगर आपको बता दूं, आदिवासियों के लिए प्रकृति ही माँ होती है और बिल्कुल। बीजेपी ने 20 सालों से प्रकृति का और जो आदिवासी इलाकों में जो दोहन किया है,
खदानों के नाम पर, खनन के नाम पर, वो सभी से विदित है। उसके अंदर मुझे कुछ भी बताने की अरे आपको वहां तो ज़रूरत नहीं सांसद है। आपके रहे हैं, साथ के साथ विधायक आपके रहे हैं, फिर दोष किस पे लगा रहे हो आप? सभी सभी आदिवासी, जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी आपकी फैक्ट्रीज़ लगी हैं, हाँ, वो एनडीए के कार्यकाल में लगी हैं हाँ। या बीजेपी के कार्यकाल में लगी है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। वंदना त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो कहा कि वहां खनन को बढ़ावा दिया गया, अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया, आदिवासियों के हित की बात नहीं कही गई है। मेरा आपसे भी वही सवाल होगा कि कमलेश शाह का मुकाबला किससे होने वाला है, धीरन शाह से या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से? नमस्कार सूरज जी, जी बाकी नमस्कार। पैनल को भी नमस्कार। देखिए सूरज जी, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि राम का मुकाबला आस्था से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हाथ का पंजे का मुकाबला कमल जानते हैं कि चुनाव हमेशा पार्टी सिंबल पर होता है, पार्टी की रीति नीति पर होता है। कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी जरूर, उस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, पार्टी क्या रीति नीतियां लेकर किस परंपरा के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर जनता और जनार्दन अपना विश्वास दिखाती है। देखिए, ठीक है। जनता ही हमारी भगवान है, जनता ही हमारी जनार्दन, और इस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ जी को हराया है और हमारे प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी को लाखों मतों से जिताया है। ये जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अमरवाड़ा हो या बाकी की विधानसभाएं हो, हर व्यक्ति वहां पर कमल को चाहता है और अब परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करना चाहता है। रही बात, आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि तीन पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कैंडिडेट है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। देखिए, मुकाबले का मजा तभी आता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो। तो कांग्रेस पार्टी का तो मैं नहीं मानती। ठीक है वंदना जी, एक छोटी सी बात आपने कही परिवारवाद की बात, मैं छोटी सी जानकारी आपको होगी ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कमलेश शाह के दादा राजा उदयभान शाह और उनकी मां रानी शैल कुमारी, वो भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं। उनके पिता जो उग्र प्रताप शाह और उनके भाई भूपेंद्र शाह जनपद अध्यक्ष रहे हैं। कमलेश शाह की छोटी बहन कामनी शाह पहले से भारतीय जनता पार्टी में है, वे महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनकी जो बड़ी बहन है जिला पंचायत सदस्य केशर नेताम भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और आप आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पर वहां परिवारवाद का। सूरज जी, मेरी जो ये टिप्पणी थी वो कमलनाथ जी के विषय में थी। कमलनाथ जी ये सोचते थे कि छिंदवाड़ा उनकी बकौती है, छिंदवाड़ा उनका गढ़ है, और आपने देखा, जैसे मैं हर डिबेट में आपसे कहती आई हूँ, क्लीन स्वीप हम करके दिखाएंगे, हमने करके दिखाई। 21 का कमल हमने छिंदवाड़ा में खिलाकर दिखाया और हमने ये साबित कर दिया कि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ नहीं है, किसी की बकौती नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता ने साबित कर दिया कि जो उनके लिए कार्य करेगा वो जनता उसे चुनेगी। दूसरी चीज ये सूरज जी कि देखिए, कमलेश शाह जी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन चुनाव लड़ेगा। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक आधार पर, ठीक है, एक आरोप पर आप पर लग सकता है या भारतीय जनता पार्टी पर लग सकता है। आपने कहा संगठन चुनाव लड़ेगा, तो बाद में यही चीज भी आ सकती है कि वहां सरकार चुनाव लड़ रही है। देखिए, अब ये हमारी किस्मत कह लीजिए, हमारी किस्मत इतनी बुलंद है कि सरकार भी हमारी है, विधानसभा की ऐतिहासिक जीत हमारी हुई और लोकसभा में तो हमने कांग्रेस पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हमें हमेशा स्वीकारा है, चुना है, और बिल्कुल चुनाव जनता लड़ रही है और जनता कांग्रेस पार्टी को फिर से उचित जो उनका जगह है वो दिखाएगी और उचित दंड देगी। ठीक है, वापस आता हूँ वंदना जी आपके पास, वापस आता हूँ। और राजेंद्र जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर बंटी साहू की साख दांव पर है या फिर कमलनाथ की साख दांव पर है? क्योंकि जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है इस सीट पर, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला है। तो जहाँ एक तरफ देखा कि प्रत्याशियों की जो 3 लोगों का पैनल बनाया गया था उसमें धीरन शाह का नाम नहीं था, कमलनाथ जी की हरी झंडी नहीं मिली, तब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, और उन्होंने फोन लगाया धीरन शाह को, वो अपने पद से सेल्समैन के पद पर थे, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, चले आए, प्रत्याशी की घोषणा हो गई, आज जाके उन्होंने नामांकन भर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या कमलनाथ जी की साख यहाँ दांव पर है, क्या नकुलनाथ जी की साथ दांव पर है, या फिर बंटी साहू की साख दांव पर है कि ये सीट कमलेश शाह को जिताना है? और उपचुनाव में बीजेपी ने जो उम्मीदवार लेके आए हैं, ये कुल मिलाकर बीजेपी का उम्मीदवार
तो सिंबल पे लड़ रहा है इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार हो गया। वैसे तो इनके पास उधार का सिंदूर है। मतलब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास जी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई इनके पास इनकी पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था इनके पास जो ये विधानसभा का चुनाव से लड़ा देते। इनने उसको तोड़ के लाए, हाँ पार्टी में शामिल किया और इन्होंने उसको उम्मीदवार बनाया। ठीक। मुकाबला तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोंडवाना पार्टी भी वहाँ बड़ी पार्टी है। हाँ, एक बार विधायक रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वहाँ। और जो बीजेपी ने उम्मीदवार लेके आए हैं उसकी 3 पीढ़ियों से लगातार उस सीट से वो जीत रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ चुनाव लगातार जीतते आए हैं। और जिस तरीके से आज मैंने पढ़ा है कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। हाँ। और उसमें कुछ ऐसे भी प्रचारक हैं जो अभी अभी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और वो भी अभी प्रचारक के रूप में यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। जी निश्चित रूप से कमलनाथ जी, बीजेपी मानती है कमलनाथ जी का 40 सालों से उनका अपना क्षेत्र रहा है, गढ़ रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव, अभी के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें उन कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश में उनने भला ही कांग्रेस को 63-62 सीटें मिली हैं। हाँ। लेकिन छिंदवाड़ा जिले की हर सीट पर उनका कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। बिल्कुल। इसको तो बीजेपी नकार नहीं सकती। 7 सीटों पर विधानसभा उम्मीदवार कमलनाथ जी का रहा है। हाँ। वो बात जरूर है कि इन्होंने लगातार बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में मेहनत की। हाँ। और मेहनत करते करते इस बार उन्होंने जो है बंटी साहू को आखिर सांसद के रूप में उन्होंने आखिर जितवा के लेके आए हैं। ठीक है। अब तो ये सवाल जो उपचुनाव का है वो सरकार के लिए नाक का सवाल है। हाँ। क्योंकि नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत वहाँ पे लगाएगी और वहाँ पर जो है चुनाव होगा। कमलनाथ जी भी वहाँ पर, कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन कुल मिलाकर पेच फंसा हुआ है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणी है। हाँ। अब त्रिकोणी मुकाबले में हम दावा नहीं कर सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए जी। या कांग्रेस का जीत जाए। हाँ। या त्रिकोणी मुकाबले में तीसरी पार्टी गोंडवाना का जीत जाए। सही कहा अभी कहना ये संभव नहीं है। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां के मतदाताओं पर इतना ही ज्यादा बहुत कुछ भरोसा है तो डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, अपने दिल्ली में जी। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े प्रचारकों को क्या जरूरत है एक उपचुनाव में लगाने की। हाँ। भाई हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जाएंगे। हाँ। पिछले बार अभी लोकसभा के चुनाव में 8 दिन वहां रुके थे। हाँ। इस बार 15 दिन रुक जाएंगे, उपचुनाव जीत के आ जाएंगे। बिल्कुल। उसमें क्या परेशानी है वहां ठीक पर? है, बिल्कुल भाई सही कहा आपने। इतने लोगों की अपन एनर्जी क्यों वेस्ट करें? इतनी एक उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव के लिए जी। हम इतनी बड़ी एनर्जी वेस्ट करें, ये हमारे समझ के बाहर है। यही तो बात है कि वो जो हम बात कर रहे हैं कि उपचुनाव है एक विधानसभा सीट का मध्य प्रदेश से, हालांकि और सीटों पर होना है। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। अभी विजयपुर और बीना सीट पर भी यदि हो सकता है इस्तीफा दिया जाता है तो वो सीटें भी खाली हो जाएंगी, तब वहां भी उपचुनाव। लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव, अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव नाक का सवाल बना है, साख का सवाल बना है, शायद इसलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन यहाँ समर सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, जीतू पटवारी जी आज जाते हैं, उमंग सिंगार जाते हैं, पूर्व मंत्री, दो पूर्व मंत्री वहां पर होते हैं, सज्जन सिंह वहां होते हैं, नामांकन दाखिल किया जाता है। जब वहां वो एक बात कहते हैं पत्रकारों से चर्चा में कि आंचल कुंड धाम से हमने बहुत कुछ लिया है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 1980 में जब कमलनाथ जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था छिंदवाड़ा से लोकसभा का, तो आंचल कुंड धाम तक 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की थी, क्योंकि उस समय आंचल कुंड धाम पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था, गाड़ियां नहीं जा सकती थी, 5 किलोमीटर पैदल चले थे और वहां से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की है। आज ये बात हो रही कि आंचल कुंड के ही प्रत्याशी उसी परिवार के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जो जीतू पटवारी ने कहा है कि आंचल कुंड धाम से हमने आज तक लिया बहुत कुछ है, अब देने की बारी है। कमलनाथ वहां से सांसद रहे, नकुलनाथ वहां से सांसद रहे, 15 महीने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले सरकार रही है 2013 से पहले, तब आंचल कुंड को देने की याद नहीं आई कांग्रेस को। आज जब वहां से प्रत्याशी हैं, आज अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है, तब कहा जा रहा है कि हमने आंचल कुंड धाम से लिया बहुत कुछ है, अब देने की बारी है। इतने वर्षों देने की याद नहीं थी। जी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छिंदवाड़ा के अंदर जो प्रगति आपने अगर देखी हो, अगर आप वहां पर गए हो और वहां पर आपने देखा हो, तो छिंदवाड़ा
बहुत विकसित, तो अति विकसित नहीं बोल सकते, लेकिन बुधनी और अगर इन दूसरी चीजों से कंपेयर करें तो बहुत विकसित एक जगह है छिंदवाड़ा। पूरी लोकसभा जिसके अंदर जितनी विधानसभा है वहां पर फैक्ट्री से लेकर हर प्रकार की समर सिंह जी, सुविधाओं का, समर सिंह जी, स्कूल, छोटा सा कॉलेजेस का, संशोधन चाहता हूँ, स्पष्ट कर दें कि आप छिंदवाड़ा के विकास की बात कर रहे हैं या शिकारपुर के विकास की बात कर रहे हैं? छिंदवाड़ा, शिकारपुर और अमरवाड़ा, ये सभी जो ये पूरा छिंदवाड़ा अंचल, अगर मैं इसको बोल लूँ, छिंदवाड़ा क्षेत्र इसको मैं बोल लूँ, तो यहाँ पर सभी जगह विकास हुआ है। ये आप कोई व्यक्ति अगर वहां पर फिजिकली जाएगा, हम गए हैं चुनावों में, पूरा भ्रमण किया है, विधानसभा चुनाव में गए हैं, लोकसभा चुनाव में गए हैं। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी आज ये करा है तो उसके लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर की राजनीति कभी नहीं करी है। शायद इसीलिए कुछ लोगों के नजरों में वो चीजें, वो विकास आने से चूक जाता है। लेकिन यहाँ समर सिंह जी, आपने विकास की बात की, छोटा सा उदाहरण दे दूं आप, मैं अमरवाड़ा के ही केंद्रित रहूंगा। आपने पूरे 7 विधानसभा सीट की बात कही है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से लगा हुआ अमरवाड़ा विधानसभा सीट में आता है एक सोनपुर गांव है, जहां नदी पर आज भी पुल नहीं बन पाया है। आज भी लोग वहां के पैदल नदी पार करते हैं, और जब बारिश के कारण नदी हो जाती है तो इस पार के लोग उस पार हो जाते हैं, उस पार के लोग उस पार ही रह जाते हैं। ये कैसा विकास की गाथा बता रहे हैं आप? सर, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल और एक मैं गया हूँ वहां, इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ वहाँ। हाँ जी, मैं भी आपको बताता हूँ, जब बारिश होती है मध्य प्रदेश के अंदर तो आज ही कई पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने और कलेक्टर साहब गए थे वहां पर। उन्होंने बोला है कि जितनी भी पुलिया आती है मेरे क्षेत्र के, उसके अंदर आप देखिए और कौन कौन सी पुलिया डूब जाती है, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक तो है। बारिश में अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे बहुत सारे देश नहीं, आपने छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र किया है, छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बही है, तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको। ये आपका उदाहरण एकदम प्रयुक्त है, लेकिन ऐसी कंडीशन, ऐसी समस्याएं बारिश के दिनों में आती है। चलिए ठीक है, ये आम बात होगी कि वहाँ के नागरिकों को समस्याएं आती हैं और वो बारिश के दिनों में आवागमन नहीं कर पाते। लेकिन वंदना त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश के अंदर कई नाले हैं जो चिचली रोड जिसपे बनी हुई है, उतली रोडें बनी हुई हैं और उसके ऊपर से आवागमन में दिक्कतें आती हैं। चलिए, आवागमन की परेशानी होती है, आवागमन में दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ वंदना त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समस्या की बात हुई, यहाँ हमने देखा 2018 का जब चुनाव चल रहा था, तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, छिंदवाड़ा मॉडल की बात कही गई। यहाँ भी उपचुनाव में भी छिंदवाड़ा मॉडल की बात आएगी। यहाँ पर पिछली 3 बार से तो कमलेश शाह ही यहाँ पर भारतीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के विधायक रहे हैं। अब वो जो विकास की बात करेंगे कि मैं जीता तो विकास करूंगा, तो सवाल नहीं खड़ा होगा कि आपने इतने वर्षों तक तो विधायक रहे हैं, फिर विकास क्यों नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो सूरज जी, ये छिंदवाड़ा मॉडल की जो बात हमेशा होती आई है, तो छिंदवाड़ा मॉडल अगर इतना स्थायी मॉडल होता तो लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल की दम पर कमलनाथ जी क्यों अपनी जीत नहीं जीत पाए, अपनी साख बचा पाए। अभी मैं राजेंद्र जी भाई साहब को सुन गई थी और वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी की साख दांव पर लगी हुई है। कमलनाथ जी की साख दांव पर लोकसभा चुनाव में लगी थी जब उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, जब वो अपने पुत्र की साख नहीं बचा पाए, तो अब वो किसी और प्रत्याशी के लिए क्यों इतना मेहनत करेंगे। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में संगठित होकर चुनाव लड़े। यहाँ सब अपना अपना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज है। आपने देखा जब इनके यहाँ लोकसभा चुनाव भी था तो ना इनके कोई केंद्र के नेता प्रवास करते थे, ना ये लोग एक दूसरे की लोकसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में जाते थे। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा तक सीमित थे और छिंदवाड़ा मॉडल का ही ठीकरा पीटते रहते थे। कमलनाथ जी ने कभी ये कोशिश की वो मुख्यमंत्री तो वो जाए पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करें। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो 29 की 29 सीटों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते। दूसरी चीज जीतू पटवारी जी की इस जो कड़ी है कम नहीं है। उन्होंने भी कमलनाथ जी को गाइडलाइन करने में कोई कसर नहीं रखी। आज आपने देखा नामांकन के लिए भी, स्टार प्रचारक के लिए भी, कभी भी आप कमलनाथ जी का नाम सबसे ऊपर नहीं पाएंगे। कमलनाथ जी को इन लोगों ने यूथ लाइन में डाल दिया है। तो कमलनाथ जी, आपको क्यों लग रहा है कि कमलनाथ जी वंदना जी, आप संवेदनाएं व्यक्त कर रही है कमलनाथ जी के प्रति, मैं ऐसा समझूं या कुछ और आशय निकालूं इसका? देखिए, बिल्कुल मेरी संवेदनाएं कमलनाथ जी के साथ है। वो एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान नहीं रख रही है। तो कमलनाथ जी क्यों इनका सम्मान रखेंगे?
जी। वो इनके लिए मेहनत करेंगे। इनके जब कमलनाथ जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। तो क्या ये जीतू पटवारी जी की जिम्मेदारी नहीं थी एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? हाँ। उमंग सिंह गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जिम्मेदारी नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? क्या ये राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर प्रवास करें? प्रियंका गांधी जी की जिम्मेदारी थी? कांग्रेस में कोई अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। हाँ। और इसीलिए बिना शासन का जो ये घर है, हाँ। ये टूट फूट कर बिखर गया है। हाँ। इनके यहाँ सिर्फ कुतूहल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि इनके यहाँ कमान संभालने वाला कोई मजबूत नेतृत्व ही नहीं बचा। लेकिन जीतू वंदना पटवारी जी, को वंदना आप जी, मैं एक देखिए, छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये जो धीरन शाह हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वही हैं जिनसे 2023 में अमित शाह जी मिलने गए थे उनके पिताजी से। उन्हीं के बेटे हैं जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो आस्था तो भारतीय जनता पार्टी की भी है ना उस धाम के प्रति। देखिए, सनातन के प्रति भारतीय जनता पार्टी की आस्था हमेशा है। धीरज शाह जी के प्रति हमारा सम्मान है। और आस्था के विषय में जब भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सनातन से जुटी हुई हर विषय पर हमेशा सबसे पहला अपने आप को सबसे पहला केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी का सनातन ही रहता है। ठीक है। अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि सनातन एक जरूरी और मुख्य विषय है भारत वर्ष के लिए। और सनातन को बचाने की अगर कांग्रेस पार्टी सरकार प्रत्याशी उतार कर कोशिश कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को मैं बधाई देना चाहूंगी। कम से कम एक सीट पर तो आपने कैंडिडेट सनातन को ध्यान में रखते हुए आपने चुना। चलिए, ठीक है। अच्छी बात है, अगर इसी प्रकार से आपको संतुष्टि प्राप्त हो तो बहुत ही अच्छा होगा। वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन राजन जैन जी, यहाँ बात हो रही है कि राजघराने का मुकाबला अब आस्था से होगा, क्योंकि आस्था का कार्ड कांग्रेस ने खेला है। और यहाँ वो आदिवासी मतदाता जो निर्णायक की भूमिका में होते हैं, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा सीट जो है वह विधानसभा सीट आदिवासी बहुल सीट है और यहाँ आदिवासी मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं। ऐसी स्थिति में राजघराना, हर्रई का राजघराना कमलेश शाह है, उनके प्रति भी वहाँ के आदिवासियों की आस्था है, क्योंकि वो राजघराने में रहे हैं। राजघराने का प्रभाव, और वो प्रभाव जो है उस प्रभाव का प्रभाव हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। ऐसी स्थिति में राजघराने के सामने अब कांग्रेस का आस्था कार्ड कितना सफल होने की संभावना है, और वो आस्था क्या मतदाता में परिवर्तित हो जाएगी और समर्थन के वोट में परिवर्तित हो सकती है? पाठक जी, क्या है कि जिस तरीके से ये जो उपचुनाव है और दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर आस्था और धर्म के नाम पर जो चुनाव का नया उन्होंने ये अध्याय लिखने की शुरुआत की है जी। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की 18 सालों से है। अगर हम मॉडल कमलनाथ जी का नाम माने कि छिंदवाड़ा में कोई विकास का मॉडल नहीं है, कोई वहाँ कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन पाठक जी 18 सालों से तो बीजेपी की सरकार है ना। अरे भाई, अगर हम चैलेंज उनके मॉडल को कर रहे हैं तो 18 सालों में छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर क्या काम किया और इस उपचुनाव में किन मुद्दों पर वो वोट मांगेंगे। इस मुद्दे पे मांगेंगे हम किसी कांग्रेस की दूसरी पार्टी का उम्मीदवार तोड़ के लाएंगे और उसके बाद उसको अपना बनाएंगे और फिर उसको चुनाव में उतारेंगे और फिर उसको जिताएंगे। भाई, इस बार का उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो किस नाम पर आदिवासियों को वोट मांगेंगे, किस नाम पर वोट मांगेंगे, उनको तो ये बताना होगा ना। है वहां पर इन्होंने महापौर, छिंदवाड़ा का जो महापौर है उसको बीजेपी में लेके आए जी, और पता चला कि वो 3 दिन के अंदर ही वापस कांग्रेस में चला गया। दूसरा वीडियो आ गया था उनका। मतलब हमारी वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर आम जनता को कौन सा संदेश देना चाहती है चुनाव में कि हम सिर्फ चुनाव जो जीतेंगे वो तोड़फोड़ करके चुनाव जीतेंगे। अरे भाई, आपके पास इतनी बड़ी सरकार है, आपके पास कार्यकर्ता है, आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं वहां चुनाव में जनता के बीच में विश्वास पैदा करना चाहते हैं? भाई, जनता के बीच में विश्वास पैदा करो ना भाई। किसने मना किया आपको? डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो आपके पास क्या पार्टी में कार्यकर्ता नहीं बचे क्या कि हर बार हम 2, 4, 5 विधायक तोड़े, सांसद तोड़े, ये करे वो करे और उसके बाद में फिर हम जनता के बीच में जाए? आखिर हम मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं?
सही है, ये जो चीज़ है ठीक है। लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा कि बड़ी सियासी गलियारों में चर्चा रही है कि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा दी है, भाजपा के गढ़ में सेंध लगा दी। लोकसभा का चुनाव परिणाम भी जब आया तब देखा कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू को बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन ये सेंध लगाने की जो राजनीति है ये जनता के दिलो दिमाग पर कितना असर करेगी, ये उपचुनाव के परिणाम हमें बताएंगे। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, समर सिंह जी, राजेंद्र जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है राजघराने का मुकाबला अब आस्था से है, और ये आस्था कहाँ की है? ये आस्था है आंचल कुंड की। आंचल कुंड धाम, जिसके बारे में बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि धूनी वाले दादा वहाँ रहे हैं, और जब वो 800 वर्ष पहले की बात है, वो प्रकरण सुनाया जाता है, वो किस्सा सुनाया जाता है। क्योंकि अमरवाड़ा में हर्रई राजघराने के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमलेश शाह, उनका मुकाबला अब आंचल कुंड धाम से जुड़े धीरन शाह से। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार ऐसी स्थिति रही है इस अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव जीत करके विधानसभा में वहां से विधायक आए थे, और 2 बार ऐसी स्थिति बनी जब वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी स्थान पर रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने दूसरा स्थान हासिल किया था। कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला में कौन अपनी बात मजबूती के साथ मतदाताओं के बीच रख पाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।